नमस्कार, मैं हूँ ललित रंजन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नोसिस इन्फोटेक। कल हम लोगों ने लाइफ को ऊपर डिफाइन किया था, उसका एकेडमिक डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें और भी बातें हुई थी। तो एक बात निकल कर के आई थी कि जीवन क्या है, लाइफ क्या है। तो लाइफ जिसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, एकेडमिक डिफिनीशन इसका इसी क्रम में जाता है कि लाइफ विच कंटेन सम प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग आज डिटेल्स में पढ़ेंगे। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें कह सकते हैं कि लाइफ है, जिसमें जीवन है, जो जीवित हैं, जिसको सजीव कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कम से कम एक बात तो सत्य है कि वो सेल का बना होगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना कोशिका के नहीं हो सकता है। इसीलिए वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं माना जाता है, क्योंकि वायरस सेल का बना हुआ नहीं है। इसलिए उसे सेलुलर और नॉन सेलुलर के बीच की कड़ी में रखा गया है। वो लिविंग के बीच में भी आता है और नॉन लिविंग के भी बीच में आता है। इसलिए क्योंकि उसको क्रिस्टल बना करके लॉन्ग टर्म तक रखा जा सकता है। वो जब एक्टिव होता है तो काफ़ी विनाशकारी होता है, लेकिन जब तक नॉन एक्टिव है तब तक उससे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर भी वायरस को लिविंग ऑर्गेनिज्म के दायरे से बाहर रखा गया है। सेल, कोशिका का सिद्धांत कहता है, सेल थ्योरी, कि अगर इस धरती पे कोई भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें जीवन है तो कम से कम वो कोशिका का बना होगा। कोशिका, सेल, जिसको कि हम आगे के चैप्टर में डिटेल्स पढ़ेंगे। आज का विषय है कि जब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में लाइफ है तो वो कम से कम उसकी एक प्रॉपर्टीज होगी कि वह कोशिका, सेल का बना होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें लाइफ है उसका बर्थ होता है, उसका जन्म होता है। कहाँ से? तो उसी के जैसे प्री एग्जिस्टिंग किसी ऑर्गेनिज्म से। जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, बैक्टीरिया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है तो उसका जन्म किसी न किसी प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से होगा। कोई अगर फंगी है तो उसका जन्म किसी पहले से मौजूद फंगी से ही होगा। अगर वो ह्यूमन बीइंग्स है तो उसका भी जन्म किसी न किसी ह्यूमन बीइंग से ही होगा। कोई भी मैमल्स, कैट, डॉग, लायन, टाइगर, एलिफेंट, फिश, प्लांट्स। अब आम के पेड़ से कटहल नहीं लगाया जा सकता। आम के पेड़ में आम का ही बीज लगेंगे, आम का ही पौधा तैयार होगा। कटहल से कटहल, इमली से इमली। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें जीवन है वो उसका कम से कम तो वो सेल का बना होगा और उसका जन्म भी होगा। जन्म करेगा तो साथ ही साथ उसमें ग्रोथ भी होगा। ग्रोथ अर्थात वृद्धि। वृद्धि क्या है? तो जब कोई ऑर्गेनिज्म इस धरती पे आता है तो उसका जन्म सिर्फ और सिर्फ एक सेल से होता है, एक ही कोशिका से। लेकिन एक कोशिका से उसके जन्म होने के बाद उसके शरीर में, उसके सेल में विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, टूटता है वो माइटोसिस के द्वारा, जिसमें वो एक से अधिक, 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, तो कई भागों में विभाजित होता है और धीरे धीरे वो एक बड़े ऑर्गेनिज्म के रूप में बदल जाता है। जैसे एक कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो माँ के गर्भ में एक ओवम, एक एग से वो फोइटस के रूप में, फिर फोइटस से जब बर्थ होता है एक छोटे बेबी के रूप में, और फिर धीरे 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 हम बड़े होते हैं। बड़े होकर के एक एडल्ट के रूप में इस धरती पे आते हैं या बड़े हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं। वृद्धि करते हैं मतलब हमारे शरीर में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं।
वृद्धि करते हैं इसका मतलब कि हमारे शरीर का मास इंक्रीज होता है, हम वेट गेन करते हैं, हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी, उनका जो जन्म होता है उस जन्म के तुरंत बाद ही उनमें सेल डिवीजन नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, तो क्या क्या कोई बैक्टीरिया डिवाइड होने के साथ ही जब वो बैक्टीरिया 1 से 2 भाग में बटेगा तो क्या वो तुरंत फिर 4 भाग में बट सकता है? नहीं, उसमें भी समय लगता है। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म इस धरती पे जन्म लेता है तो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होता है, ये भी एक फेज है, ग्रोथ होता है। साथ ही साथ उसके जीवन का चक्र होता है जिसको लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, लाइफ स्पैन प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका एक जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल। ठीक है, और उस लाइफ साइकिल के क्रम में उसके जीवन में बहुत सारे फेजेस आते हैं। बर्थ होता है, जुवेनाइल रहता है, फिर एडल्ट आता है, एडोलसेंस आता है, फिर उसमें ओल्ड एज भी आता है, लास्ट में वो डेथ कर जाता है। तो लाइफ स्पैन भले कोई 4 घंटे का किसी का लाइफ स्पैन हो, कोई अगर माइक्रोब्स है, छोटे ऑर्गेनिज्म है, 24 घंटे का हो सकता है। कोई मॉस्किटो, इंसेक्ट्स वगैरह हैं तो कुछ हफ्ते जी सकते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसका आयु 10 साल, 20 साल, किसी का 50 साल, किसी का 100 साल। कोई बनियान ट्री वगैरह है जो टर्टल्स, कछुआ प्रजाति से आते हैं, या स्नेक्स कुछ है जिनकी आयु लंबी होती है, लेकिन फिर भी अपने जीवन चक्र को पूरा करके उसको अंत में मरना है। तो यह भी एक लाइफ का प्रॉपर्टीज ही है, जीवन का एक यह भी विशेषता है, गुण है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो इस धरती पे जन्म लिया है उसका लाइफ है। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल का बना होगा, उसमें बर्थ होगा, ग्रोथ भी हो सकता है, लाइफ स्पैन उसका कुछ ना कुछ होगा, और लास्ट में वो अगर बर्थ किया है तो उसको डेथ भी करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक चयापचय। रासायनिक चयापचय, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यह किसी भी ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इसेंशियल फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है। अगर किसी में लाइफ है, अगर मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनिज्म है, जब तक जिंदा है जिंदा है, जब डेथ हो जाता है तो उसके शरीर के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन जो उसके सेल्स हैं कुछ समय तक धीरे धीरे डेथ होते हैं। तो जो सेल धीरे धीरे उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो डेड हो जाता है, तब उसके शरीर को डेड माना जाता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनिज्म का मोस्ट इसेंशियल प्रॉपर्टीज है, जिसके बिना पे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में बांटते हैं। बाकी सारी चीजें हो भी सकती हैं और कहीं कहीं पे नहीं भी हो सकती है, लेकिन मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर वो लिविंग है, उसमें लाइफ है, तो ये होना मोस्ट इसेंशियल है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म है क्या। ये 2 तरह का होता है, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, या पहले लिख देते हैं एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। एक तोड़ने वाला प्रोसेस है और एक जोड़ने वाला प्रोसेस है। जो एनाबॉलिज्म है ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है।
जबकि जो कैटाबॉलिज्म है ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये कंस्ट्रक्टिव जोड़ने वाला और ये तोड़ने वाला। जो कैटाबॉलिज्म है वो एनिमल्स में पाया जाता है, ठीक है। जो एनाबॉलिज्म है ये प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों को थोड़ा सा डिटेल्स में हम समझने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं, पहले एनाबॉलिज्म को हम लोग डिफाइन करते हैं। हम जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। तो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्लांट्स के द्वारा किया जाता है और इस प्रोसेस से वो अपना भोजन बनाते हैं। और इसके लिए रिक्वायर्ड थिंग्स, 4 चीज़ें उनको आवश्यक होती है। पहला जो रिक्वायर्ड थिंग है वो है वाटर, H2O। कहाँ से लेते हैं? तो रूट एब्जॉर्ब करता है धरती से। दूसरा एनर्जी, कहाँ से लेते हैं? तो सन से लेते हैं, सोलर सिस्टम से। और तीसरा जो रिक्वायर्ड थिंग है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। उनके पत्तों में हरित लवण क्लोरोफिल पाया जाता है और कुछ एंजाइम्स क्लोरोफिल और कुछ एंजाइम्स की सहायता से, है ना, वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो C6H12O6, ठीक है। कुछ मात्रा में हमें ऑक्सीजन वो गिफ्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ मात्रा में जल वो मुक्त करते हैं। उन्होंने जोड़ा, किन किन चीजों को जोड़ा? जल को जोड़ा, किससे? ऊर्जा से, एनर्जी। कहां से मिला? सूर्य से। कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा, कहां से मिला? एटमॉस्फेयर से। क्लोरोफिल की सहायता से उन्होंने भोजन बनाया, ठीक है। भोजन के रूप में क्या बनाया? स्टार्च। इन्होंने जोड़ा, कंस्ट्रक्ट किया, प्रोडक्ट क्या आया? ये आया। इस प्रोडक्ट को बनाया, इस बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। ये प्लांट्स के द्वारा किया जाने वाला प्रोसेस है। अब हम लोग जो प्लांट्स ने प्रोडक्ट बनाया उस प्रोडक्ट को हमने यूज किया। हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन उसको ऑक्सीडेशन करने के लिए यूज किया जाता है। हम लोग जब इसको यूज करते हैं तो यूज करने के बाद इनसाइड सेल, कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एक्चुअली में जब हम लोग भोजन करते हैं, डाइजेस्ट होता है पाचन क्रिया के द्वारा, तो भोजन के जितने भी सरल अवयव है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड सप्लीमेंट है, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एब्जॉर्ब करके वो सारे के सारे फूड सप्लीमेंट्स घुल जाते हैं। कहाँ? ब्लड में। ब्लड में घुल करके वो सेल के पास जाते हैं। सेल उसमें से जितने भी फूड सप्लीमेंट्स हैं उनमें उनको माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की सहायता से उसको जलाता है, इसलिए इसको पावर हाउस कहते हैं। और इससे ATP के फॉर्म में एनर्जी बनता है और इस एनर्जी से हमारा शरीर 2 तरह का काम करता है। एक तो हम ग्रो करते हैं, वृद्धि होता है, और दूसरा हम काम कर पाते हैं। काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी। वो एनर्जी हमें यहाँ से प्राप्त होता है और इसी प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म का कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ जोड़ने वाला प्रोसेस एनाबॉलिज्म हो गया, यहाँ तोड़ने वाला प्रोसेस कैटाबॉलिज्म हो गया। क्या तोड़ा? तो जो हम लोगों ने इसको कंज्यूम किया उसको वो एनर्जी
एटीपी के फॉर्म में, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरा कुछ मात्रा में टॉक्सिक मटेरियल H2O में घुल करके हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। तो ये हम लोगों को प्राप्त होता है। ये हम लोगों को मेटाबॉलिक का कैटाबॉलिक प्रोसेस है, इसके द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म नीचे वाला, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज ए कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस विच आर फाउंड इन प्लांट्स, जबकि जो कैटाबॉलिज्म है वो एनिमल्स में पाया जाता है। वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये जोड़ने वाला प्रोसेस है, ये तोड़ने वाला प्रोसेस है, और ये मोस्ट इसेंशियल प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसके बिना उसके जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं।